नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती। और आज जो है हम लोग बिहार स्पेशल पर बातचीत करेंगे, है ना। बिहार स्पेशल से आजकल जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, जो बिहार से संदर्भित जो भी एग्जाम होने वाले हैं, है ना, या हो रहे हैं। तो उसमें जो है आप लोगों को बिहार से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। तो जो भी बिहार से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको जो है डेमो के तौर पर, है ना, यूट्यूब पर जो है डेमो के तौर पर आपको मिलने वाला है। 2 वीडियो मिलने वाला है, और इससे अधिक वीडियो जो है आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, तो एप्लीकेशन पर मिलेगा, है ना। तो यूट्यूब पर केवल आप लोगों को कितना मिलेगा वीडियो, तो केवल 2 वीडियो मिलेगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोगों को बता देंगे कि एप्लीकेशन कौन सा है। आप लोग जो अंतिम में देखते हैं, तो अंतिम में आपको फ़ोन नंबर है, और फ़ोन नंबर पर आप लोग पूछ के जो है बातचीत कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको ये मिलने वाला है, पूरा का पूरा आपको बिहार से संदर्भित वीडियो। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं कि बिहार से जो आपको वन लीनियर पर बात करेंगे, है ना, ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे, वन लीनियर पर बात करेंगे, जिससे कि होगा कि आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट रहेंगे बिहार से संदर्भित प्रश्न पर। ठीक है, आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से। तो आप लोग स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग सामान्य बिहार का जो है, हम लोग सामान्य परिचय पहले कर लेते हैं कि सामान्य परिचय क्या है बिहार का। तो उससे जो भी मान के चलिए कि प्रश्न बनने वाला होगा, वो सभी प्रश्न आप लोगों को बातचीत करेंगे सभी प्रश्न पर। ठीक है, और आप लोगों को वन लिनियर में बताते हुए चलेंगे, जिससे कि होगा कि यहाँ से आपको किसी ना किसी परीक्षा में ये भी देखने को मिलेगा क्या, कि आपको प्रश्न पूछा जाता है ना। देखिएगा कि आपको कैसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, सामान्य परिचय से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से देखते हैं कि बिहार का सबसे पहले जो हम लोग का आता है बिहार, तो बिहार नाम कैसे पड़ा, है ना। तो बिहार जो हम लोग देखते हैं कि बिहार राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो बिहार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ती है, क्या दिखाई पड़ती है, जो प्राचीन समय में आपको दिखाई पड़ती है कि बौद्ध मठ यहाँ पर क्या होते हैं, कि बौद्ध मठों को जो है क्या बोला जाता था, विहार बोला जाता था, और इसकी क्या होती है, अधिकता होती है। तो सीधी सी बात है कि बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ जाता है, बिहार पड़ जाता है। और बौद्ध मठ को किस नाम से जाना जाता था, तो बौद्ध मठ को जो है विहार के नाम से जाना जाता था, और इसी की वजह से जो है इसका नाम क्या पड़ जाता है, बिहार पड़ जाता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि बिहार जो नाम देखने को मिलता है, सबसे पहले तो यही शब्द को पकड़ना है कि बिहार जो है, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा है ना। तो किसकी वजह से पड़ा है, तो बौद्ध मठों की आपको अधिकता के कारण से, है ना। चलिए आगे हम लोग बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ता है कि प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का ये क्या हुआ करता था, आपको प्रमुख केंद्र हुआ करता था। क्या होता था, आपको सीधी सी बात है कि प्राचीन समय में, ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्राचीन समय में यहाँ पर क्या होती थी, बौद्ध धर्मों की एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और यहाँ पर हुआ करता था क्या, बौद्ध मठ हुआ करते थे, जिसमें कि एक तरह से बौद्ध भिक्षुक, क्या बौद्ध मठ किसको बोलते हैं, जहाँ पर कि बौद्ध भिक्षुक सब एक तरह से रहते थे, और उनका एक तरह से कह सकते हैं कि अपना पूजा पाठ का जो भी सामग्री का कह सकते हैं कि यहाँ पर काम किया जाता था। ठीक है, रहने का काम कर सकता है कि बौद्ध भिक्षुक के यहाँ पर रहने का काम कर देता है, और इसी की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, बिहार पड़ता है। और आप लोगों को जो है अभी वर्तमान में तो ये पता ही है कि बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी वर्तमान में क्या है, पटना है ना। सभी को मालूम है कि बिहार की राजधानी पटना है। तो ये प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा कि पटना, पूछा क्या जाएगा, तो पटना का आपको प्राचीन नाम पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, कि प्राचीन समय में पटना को किस किस नामों से जाना जाता था। तो आप लोगों को यादगार मानक के सबसे ज्यादा तो याद रहता है, क्या रहता है, कि पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र के नाम से आपको बहुत सारा स्थान देखने को मिलता है, इसलिए पाटलिपुत्र तो आपको जानकारी होगा ही। कि मान के चलिए कि सीधी सी बात है कि बिहार को एक नाम से जाना जाता था, किस नाम से पहले, तो आपको पाटलिपुत्र, जो कि आपको जानकारी होगा। जानकारी नहीं क्या रहता है, क्या क्या नाम और जाना जाता था, जो कि आप लोगों को जानकारी नहीं रहता है, तो ये आपको सबसे पहला पुष्पपुर दिखाई पड़ता है, दूसरा कौन सा दिखाई पड़ता है, कुसुमपुर दिखाई पड़ता है, और आपको जो दिखाई पड़ता है क्या, अजीमाबाद दिखाई पड़ता है ना। कौन कौन सा, एक तो पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद। तो आप लोग ये जो ध्यान रखना है आप लोगों को, कि बिहार का जो कह सकते हैं कि आपको वर्तमान में तो पटना है, और प्राचीन नाम इसका क्या क्या हुआ करता था पटना का, तो पाटलिपुत्र, है ना। पाटलिपुत्र तो स्टेशन है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि आपको याद रहता है। उसके बाद पुष्पपुर रहता है, उसके बाद क्या, आपको कुसुमपुर, कौन सा नाम, कुसुमपुर, और दूसरा यदि आप और बात करते हैं तो आपको अजीमाबाद। तो कितना नाम हो गया, पटना हो गया, उसके बाद दूसरा नाम कह सकते हैं पाटलिपुत्र, तीसरा नाम पुष्पपुर हो गया, उसके बाद आपको जो चौथा कह सकते हैं कि कुसुमपुर, और पांचवा जो कह सकते हैं अजीमाबाद। तो ये सब सभी नाम आपको देखने को मिल रहा है, किसका, पटना को देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि राज्य के चिन्ह बिहार का यदि बात करते हैं, सभी बिहार पर ही है ना, बिहार लगाया हुआ नहीं है। बिहार तो आपको हेडिंग लाइन नहीं है, तो बार बार बिहार लिखने की जरूरत नहीं है कि बिहार बार बार लिखे कि बिहार का राज्य के चिन्ह, बिहार का राज्य की भाषा। तो ये आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि बिहार से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे। तो हम लोग सीधी सी बात है कि बिहार का है तो बिहार से संदर्भित रहते हैं।
तो राजकीय चिन्ह की यदि बात करें तो किस राज्य की, तो बिहार का। तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है क्या है, बोधि वृक्ष। और बोधि वृक्ष प्लेन बोधि वृक्ष नहीं है, ये जो बोधि वृक्ष आपको दिखाई पड़ती है, ये जो आपको दो स्वास्तिक के बीच में है ना, ये स्वास्तिक का चिन्ह है, और दो स्वास्तिक के बीच में जो बोधि वृक्ष है, यही हम लोगों का क्या है, बिहार का क्या है, राजकीय चिन्ह है। ध्यान रखिएगा, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, ये जो बोधि वृक्ष है, ठीक है। और बोधि वृक्ष क्या है, दोनों तरफ से बोधि वृक्ष के क्या लगा हुआ रहेगा, आपको स्वास्तिक का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, है ना। तो ध्यान रखना है। उसके बाद राज्य की यदि भाषा की बात करते हैं तो बिहार का राज्य की भाषा क्या है, तो बिहार का राज्य की भाषा सिंपल सी बात है, क्या है, हिंदी है। क्या है राज्य की भाषा, तो राज्य की भाषा हिंदी है। और बिहार में द्वितीय राज्य की भाषा भी है, तो द्वितीय राज्य की भाषा आपको क्या रखना है याद, आपको उर्दू रखना है याद, है ना। सबसे पहला जो आपको ऑप्शन रहेगा क्या रहेगा, संस्कृत रहेगा, उसके बाद और सब बंगला रहेगा, उसके बाद मैथिली रहेगा, ये सब रहेगा आपको। लेकिन आपको जो याद रखना है, क्या रखना है, एक तो हिंदी, हिंदी के बाद आपको कौन सा है द्वितीय राज्य की भाषा, आपको उर्दू है, ठीक है। राज्य के वृक्ष की यदि बात करते हैं तो राज्य के वृक्ष क्या है, पीपल है। क्या है, आपको बिहार का राज्य के वृक्ष क्या है, तो बिहार का राज्य के वृक्ष पीपल है। पीपल तो सभी कोई देखे होंगे, ऐसा तो मान के चलिए कि गांव घर में आपको सभी जगह देखने को मिल ही जाता है। गांव घर में कि सभी जगह, शहर में भी आपको पीपल का वृक्ष देखने को मिलता है। उम्मीद है कि सभी कोई देखे ही होंगे पीपल का वृक्ष। तो राज्य के वृक्ष आपको याद रखना है कि राज्य के वृक्ष क्या है, तो राज्य के वृक्ष आपको पीपल है। चलते हैं अगले स्लाइड पर, और अगला स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है। यहाँ पर है प्रमुख चित्रकला। बिहार का यदि बात करते हैं कि बिहार का प्रमुख चित्रकला क्या है, तो बिहार का प्रमुख चित्रकला क्या है, मधुबनी पेंटिंग है। क्या है बिहार का प्रमुख चित्रकला, तो मधुबनी पेंटिंग है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, और यही क्या है, मधुबनी पेंटिंग है। ये जो आप खूबसूरत सा तस्वीर देख रहे हैं, मधुबनी पेंटिंग आप लोग देखे होंगे, तो आपको जो है इसी तरह का मधुबनी पेंटिंग दिखाई पड़ता है। तो बिहार का जो है कह सकता है प्रमुख चित्रकला क्या है, तो प्रमुख चित्रकला क्या है बिहार का, आपको मधुबनी पेंटिंग है। यदि बात करते हैं कि बिहार का राज्य के पक्षी क्या है, क्या है बिहार का राज्य के पक्षी की बात करते हैं, तो राज्य के पक्षी बिहार का क्या है, गौरैया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस पक्षी का, ये क्या है, गौरैया पक्षी है। तो बिहार का जो राज्य के पक्षी की यदि बात करते हैं तो बिहार का राज्य के पक्षी क्या है, गौरैया है ना। इस तरह का जो आप पक्षी देखे होंगे अपने आसपास देखे होंगे, ये जो पक्षी रहती है इसी को क्या बोलते हैं, गौरैया पक्षी बोलते हैं। और यही बिहार का क्या है, राज्य के पक्षी है। यदि बिहार का राज्य के पुष्प की बात करते हैं, क्या बात करें, बिहार का राज्य के पुष्प या फूल कहें तो कौन सा फूल है, आपको पुष्प दिखाई पड़ता है, गेंदा दिखाई पड़ता है। क्या है, गेंदा। इस तरह का आप सभी जगह इस तरह का फूल देखे होंगे, इसी को क्या बोलते हैं, गेंदा। गेंदा बहुत प्रकार से होता है ना। तो गेंदा बहुत प्रकार का होता है, लेकिन सिर्फ आपको गेंदा याद रखना है कि गेंदा। बिहार का राज्य के पुष्प की यदि बात करते हैं तो बिहार का राज्य के पुष्प क्या है, तो आपको गेंदा याद रखना है। यदि बात करते हैं बिहार का राज्य के मछली की बात करते हैं ना, तो बिहार का राज्य के मछली क्या है, तो बिहार का राज्य के मछली कौन सा है, मांगुर मछली है। कौन सी मछली है, मांगुर मछली। ये जो आपको मछली देखने को मिल रही है, ये कौन सी मछली है, ये मांगुर मछली है। ध्यान रखिएगा, बिहार में इस तरह का एक और मांगुर देखने को मिलती है, उसको कौन सा मांगुर बोलते हैं, उसको थाई मांगुर बोलते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा कह सकते हैं, आपको अधिकांश राज्यों में कह सकते हैं कि थाई मांगुर मांगुर जो है क्या है, बैन है। तो आपको जो है बिहार में भी थाई मांगुर बैन है, लेकिन चोरी छिपे सभी जगह बेचा जाता है। उस तो उसका लेना देना हम लोगों को यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, ये थाई मांगुर। इसको देसी मांगुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देसी मांगुर के नाम से जाना जाता है। और ये जो सॉरी यदि हम थाई बोल दिए होंगे तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो है थाई मांगुर बैन है, ध्यान रखिएगा, क्या थाई मांगुर क्या है, बैन है। और ये क्या है, देसी मांगुर है ना, देसी मांगुर। बिहार का जो राज्य की मछली है कौन सा है, ये देसी मांगुर है। ठीक है, समझ चुके होंगे बात को। और पवित्र पर्व की बात करते हैं ना, पवित्र पर्व की यदि बात करते हैं तो बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध पर्व है देखने को मिलता है, कौन सा पर्व देखने को मिलता है, आपको छठ पूजा देखने को मिलता है ना। बिहार में देखते हैं कि छठ पूजा में आपको बहुत सारा व्यक्ति, जो भी व्यक्ति बाहर रहते हैं वो सभी आने की कोशिश करते हैं, कि हाँ आने की कोशिश करते हैं, छठ पूजा में अपना घर आने की कोशिश करते हैं। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको सबसे पवित्र पर्व के रूप में भी जाना जाता है। और सबसे प्रसिद्ध पर्व भी कौन सा है बिहार का, तो आपको छठ पूजा ही है ना। तो ध्यान रखना है कि आपको यदि पूछे कि बिहार का सबसे पवित्र पर्व कौन सा है, तो छठ पूजा है। बिहार का यदि राज्य के खेल पूछे, यहाँ पर लड़कों का दिक्कत होता है, उन लोगों का जो प्रश्न होता है क्या गलती होता है, तो राज्य के खेल यदि पूछता है तो लड़का सब जो है मारता है, क्या मारता है, आपको क्या दे देता है, एक तरह से क्रिकेट देता है। लेकिन ध्यान रखना है कि क्या है, कबड्डी खेल है। बिहार का राज्य के यदि खेल की बात करते हैं तो बिहार का राज्य के खेल कौन सा है, तो बिहार का राज्य के खेल आपको देखने को मिलता है कौन सा, कबड्डी देखने को मिलता है। यदि बात करें बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो बिहार का सर्वाधिक यदि वर्षा वाला जिला की बात करते हैं तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, आपको किशनगंज जिला है ना, जो सबसे पूर्व की ओर कह सकते हैं कि रहेगा। और या ऐसा भी कह सकते हैं कि
कि अधिकांश जो बारिश होती है कहाँ पर होती है, वर्षा कहाँ पर होती है, आपको किशनगंज में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की यदि बात करते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, आपको किशनगंज है। यदि बात करते हैं कि बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, बिहार का यदि बात करते हैं कि बिहार का सबसे गर्म स्थान की बात करते हैं, तो बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो बिहार का सबसे गर्म स्थान आपको देखने को मिलेगा कौन सा जिला, आपको गया जिला देखने को मिलेगा। यदि बात करते हैं कि बिहार का यहीं पर लिखा हुआ नहीं है, यदि ऐसे बात कर लेते हैं, आपको बिहार का यदि सबसे ठंडा जिला भी पूछे तो बिहार का सबसे ठंडा जिला भी कौन सा होगा, आपको गया जिला ही होगा। सबसे गर्म रहे या ठंडा रहे, है ना, आपको जो लिखा हुआ रहेगा तो ठंडा रहेगा, तो सबसे ये भी कौन सा रहेगा, आपको रहेगा, सीधी सी बात है, गया ही रहेगा। तो बिहार का सबसे गर्म रहे या बिहार का सबसे आपको ठंडा रहे, तो ये दोनों जिला कौन सा हो, दोनों जिला नहीं कह सकते, सीधी सी बात है, गया जिला, एक ही जिला है गया, ये बिहार का गर्म और ठंडा जिला दोनों रहेगा। राज्य के यदि पशु की बात करते हैं कि बिहार का राज्य के पशु कौन सा है, तो बिहार का राज्य के पशु कौन सा है, बैल है। बैल सभी जगह देखने को मिल जाता है, सभी जगह आप देखे ही होंगे, है ना। तो बैल जो है बिहार का राज्य के पशु का इसको दर्जा दिया गया कि बिहार का राज्य के पशु कौन सा होगा, तो बैल होगा। उसके बाद आगे यदि बात करते हैं कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है, और ये जो प्रश्न आपको दिखाई पड़ता है, आप यदि कोई एग्जाम दिए होंगे किस चीज का, 1275 वाला जो मान के चलिए कि बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिला था। बिहार दरोगा वाला यदि एग्जाम आप दिए होंगे, है ना, तो उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिला था। उसमें पूछा गया था कि बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो बिहार की औसत ऊंचाई उसमें जो है आपको मीटर में दिया गया था, 100 मीटर से। इस तरह से प्रश्न था कि ऑप्शन था कि 100 मीटर से कम है, या 100 या 150 के बीच में है, या आपको 200 मीटर के आसपास है, इस तरह से ऑप्शन था। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मीटर में यदि पूछे तो 53 मीटर है, इसका मतलब है 100 मीटर से क्या है, बिहार की औसत ऊंचाई कम है। यदि फीट में पूछे तो फीट में कितना हो जाता है, 173 फीट है। तो ध्यान रखना है कि बिहार का जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई आपको देखने को मिलता है कितना, आपको 173 फीट कह सकते हैं या 53 मीटर कह सकते हैं। यदि बात करते हैं कि न्यूनतम वर्षा वाले जिला में कौन कौन सा जिला का नाम आता है, ठीक है, वर्षा वाला अधिक का अधिक जो वर्षा होती है कहां पर, यहाँ पर आपको लिख दिया है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, आपको किशनगंज। यदि पूर्व से और पश्चिम की ओर जाइएगा तो आपका वर्षा में क्या होता है, उसमें जो है कमी होती जाती है, ठीक है। तो मानसून जो होती है जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसमें आपको दिखाई पड़ती है एक तरह से धीरे धीरे कमी होती जाती है, वर्षा जो है आगे जैसे जैसे बढ़ती है तो उस धीरे धीरे कमी होती जाती है। तो आपको दिखाई पड़ता है, आपको पश्चिम की ओर देखते हैं तो पश्चिम की ओर आपको दिखाई पड़ता है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ता है, कैमूर दिखाई पड़ता है, रोहतास दिखाई पड़ता है, औरंगाबाद और गया। यहाँ पर जो है वर्षा का स्तर यदि देखते हैं तो वर्षा का स्तर आपको क्या दिखाई पड़ता है, कम दिखाई पड़ता है। सीधी सी बात है, आपको यदि न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछे तो कौन कौन सा जिला हो जाएगा, तो आपको कैमूर हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद और गया हो जाएगा। ये सब जिला में क्या होती है, और के अनुपात में क्या होती है, कम वर्षा होता है। और के अनुपात में ऐसा नहीं कि मान चलिए वर्षा होती है ना, आपको सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, और एक तरह से रेशियो पूछा जा रहा है कि दूसरे से मान चलिए यदि रेशियो लेते हैं तो किशनगंज में यदि बारिश होती है, कैमूर में बारिश होती है, तो कहाँ पर देखा जा रहा है, कम वर्षा। तो कम वर्षा कहाँ पर हो रही है, आपको कैमूर में, रोहतास में, औरंगाबाद, गया में, यहाँ पर क्या होती है, कम वर्षा। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर, आपको किशनगंज में होती है। यदि बात करते हैं कि बिहार का राज्य की है, आपको जो गीत की बात करते हैं कि बिहार का राज्य का जो गीत क्या है ना, तो बिहार का राज्य जो गीत है कौन सा है, मेरे भारत के कंठार तुझको सशत वंदन बिहार। क्या है भारत का राज्य गीत, तो बिहार का राज्य गीत आप लोगों को हो सकता है कि मालूम नहीं हो, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या है आपको, मेरे भारत के कंठार तुझको सशत वंदन बिहार। क्या है, मेरे भारत के कंठार तुझको सशत वंदन बिहार, है ना। यदि बात करते हैं बिहार का राज्य का जो प्रार्थना है, यदि बात करते हैं कि बिहार का राज्य का प्रार्थना क्या होता है, तो बिहार राज्य का प्रार्थना क्या है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। क्या है, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करें। देख लीजिए अच्छे से कि मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करें, ये क्या है, बिहार राज्य का प्रार्थना है ना। चले आगे हम लोग, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको एक मैप दिया हुआ है। तो मैप की यदि बात करते हैं कि बिहार की सामान्य जानकारी के अंतर्गत हम लोग पहले मैप देख लेते हैं। ये जो वर्तमान में क्या है, ये तो एक तरह से आपको दिया हुआ है, भारत का मैप दिया है, और भारत के मैप में यदि हम लोग बिहार खोजते हैं तो बिहार हम लोगों को कहाँ पर दिखाई पड़ रही है, तो बिहार जो हम लोगों को दिखाई पड़ रही है इस जगह देखने को मिल रहा है ना, इस जगह जो देखने को मिल रहा है ये क्या है, बिहार है हम लोगों का, वर्तमान का बिहार यही है ना। अब यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं कि 1912 से पहले बिहार कहाँ पर है, तो 1912 से पहले ये जो आपको कलर में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये क्या है हम लोगों का ये जो है 1912 से, है ना। 1912 से पहले क्या हुआ करता था, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ सॉरी, ये जो बिहार कह सकते हैं बिहार, उसके बाद आपको कौन सा, वेस्ट बंगाल, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, ये सब के क्या था, मिक्सअप था, है ना। ये सब जो हम लोगों को देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, मिक्सअप देखने को मिलता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ये जो है क्या है 1912 से पहले, ये जो 1912 से पहले आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है हम लोगों का
आपको बिहार में क्या क्या मिला हुआ है, बिहार तो है ही, उसके साथ साथ झारखंड, उसके साथ साथ क्या वेस्ट बंगाल, उसके साथ साथ ओडिशा। तो हम लोग ये पार्ट पढ़ेंगे कि कब कौन अलग हुआ है ना, कौन कब कब अलग हुआ है, तो ये भी हम लोग देख लेंगे। डेट के साथ पूछा जाता है परीक्षा में, डेट के साथ पूछता है कि बिहार से झारखंड कब हुआ है, वेस्ट बंगाल अलग कब हुआ है, उसके बाद वेस्ट बंगाल से हम लोग अलग हुए हैं पहले, क्योंकि वेस्ट बंगाल ही हुआ था, तो वेस्ट बंगाल से हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोगों से वेस्ट बंगाल से हम लोग अलग हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हम लोग सम्मिलित कब हुए हैं बिहार मान के चलिए कि एक तरह से वेस्ट बंगाल में, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, दोनों देखेंगे, दोनों प्रश्न को कवर करेंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न पर यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो आपको ये बता चुके हैं कि मान के चलिए कि सभी सम्मिलित हुआ करता था, कौन कौन सम्मिलित हुआ करता था। आपको बिहार जो देखने को मिल रहा है एक तरह से 1912 से पहले बिहार, बिहार के साथ झारखंड, झारखंड के साथ ओडिशा, और हम लोग सभी सम्मिलित थे किसमें, तो वेस्ट बंगाल के साथ, है ना, पूरी तरह से उसको बंगाल कहा जाता था, वेस्ट बंगाल के साथ सम्मिलित, अभी वेस्ट बंगाल बोलते हैं, उस वक्त बंगाल बोला जाता था, ठीक है। और आइए देख लेते हैं तो और उससे पहले यदि बांग्लादेश को भी हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं, उसी में सम्मिलित कर लेते हैं कि बंगाल के अंतर्गत ही सम्मिलित कर लेते हैं किसको, जो अभी वर्तमान में देखते आपको एक देश देखने को मिल रहा है, कौन, बांग्लादेश देखने को मिलता है। उस वक्त जो है सभी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत हुआ करता था, और अंग्रेज ऐसा चाहता है कि इसको क्या करें, हम लोग डिवाइड करें, किसको, बंगाल को, ठीक है। और बंगाल को डिवाइड भी करें किसमें किसमें, एक तरह से पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जो आप देखने को मिल रहा है पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग चलते हैं जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। तो पूर्वी बंगाल जिसको कि वर्तमान तौर पर हम लोग देखते हैं तो क्या बोला जाता है, आजकल अभी बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, एक देश के तौर पर वो अभी वर्तमान में है। उसके बाद हम लोगों के पास जो रहा करता था उस वक्त, जो जब बांटा गया था 1905 में, उसको क्या, वेस्ट बंगाल के तरह, है ना, एक वेस्ट और एक तरह से क्या, ईस्ट। तो ईस्ट बंगाल जो है क्या बन चुका है, बांग्लादेश अभी वर्तमान तौर पर, और वेस्ट बंगाल हम लोगों के पास वर्तमान में, है ना। तो उसको बंगाल, तो जो पूर्वी वाला है उसको छोड़ ही देते हैं, हम लोग डायरेक्ट आते हैं। अब देखिए जब 1905 पूरी तरह से बंगाल जब था, यहाँ पर यदि मैप की बात करते हैं तो ये क्या है, मैप जो आपको दिखाई पड़ रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा सिर्फ मैप। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये क्या होता है, इसमें बांग्लादेश को भी सम्मिलित कर लेते हैं, है ना। जब बांग्लादेश को भी आप सम्मिलित कर लेते हैं तो आपको एक तरह से वेस्ट बंगाल, उसके बाद कौन सा, बांग्लादेश, सभी को सम्मिलित करते हुए तो ये क्या हुआ करता था, बंगाल हुआ करता था। और ये कब 1900 एक तरह से कह सकते हैं कि 1900, आपको सीधी सी बात है 5 से पहले, हम जो अब कहानी कर रहे हैं कब, 1905 से पहले की कहानी कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, इसमें किसको सम्मिलित कर रहे हैं, इसमें बांग्लादेश को भी सम्मिलित कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एक तरह से सम्मिलित कर रहे हैं, इसमें किसको सम्मिलित कर रहे हैं, एक तरह से ये सब जो है बांग्लादेश को सम्मिलित कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको 1905, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1905, ठीक है, 1905। और 1905 ईस्वी में अब देखिए भारत का जो एक तरह से गवर्नर बनता है, कौन गवर्नर बनता है, तो आपको कर्जन देखने को मिलता है, कौन गवर्नर बन रहा है, तो आपको लॉर्ड कर्जन है, कौन है, तो आपको लॉर्ड कर्जन, है ना। 1905 आपको दिखाई पड़ता है, 1905 में लॉर्ड कर्जन दिखाई पड़ता है, और इसका लॉर्ड कर्जन का ये शासनकाल लिखा हुआ है कि 1899 से 1905 जो है लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 1905 में आते हैं, तो भारत में जो वायसराय आपको 1905 में देखने को मिलता है, कौन सा देखने को मिलता है आपको, लॉर्ड कर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। यदि लॉर्ड कर्जन यहाँ पर रहते हैं, और इनके द्वारा क्या किया जाता है कि बंगाल को एक तरह से दो बंगाल अभी नाम लिए, एक पूर्वी बंगाल, एक कौन सा बंगाल, आपको सीधी सी बात है आपको पश्चिमी बंगाल, है ना, जो कि हम लोग जिसको बोलते हैं एक तरह से वेस्ट, और क्या, एक ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। अब देखिए 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, कब की जाती है, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की एक तरह से घोषणा कर दी जाती है, और 16 अक्टूबर को एक तरह से ये लागू हो जाता है, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो जाता है, ये डेट भी पूछा जाता है कि कब घोषणा होती है और कब लागू हो जाता है। वैसे ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की क्या हो जाती है, घोषणा हो जाती है, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। और जब यहाँ पर लागू हो जाता है तो स्वदेशी आंदोलन चला जाता है, और अंग्रेजों का यहाँ पर देखते हैं कि अंग्रेज को क्या है, आपको भारतीयों का क्या विरोध का सामना करना पड़ता है, क्यों, एक तरह से बंगाल का जो भाईचारा हुआ करता था उसको एक तरह से ये क्या कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, और उसके बाद क्योंकि खासा यहाँ पर क्या अंग्रेजों का विरोध जब होता है तो ये डिसीजन जो है वापस लेना पड़ता है, अंग्रेजों को क्या करना पड़ता है, इस डिसीजन को वापस लेना पड़ता है, बंगाल विभाजन की डिसीजन को वापस लेना पड़ता है। और इस डिसीजन को वापस कहां पर लिया जाता है, किस गवर्नर के समय में लिया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है, यहाँ पर पूरा नाम इसको याद रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 में गवर्नर रहते हैं, कब रहते हैं, 1910 में ये गवर्नर रहते हैं, वायसराय एक तरह से कह सकते हैं बनते ही है ना, 1910 में ये वायसराय बनते हैं। और इसके समय में ही क्या होता है, तीसरा दिल्ली दरबार होता है, क्या होता है, तीसरा
दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन आपको डेट के साथ याद रखना है, कब? 12 दिसंबर 1911 में। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, आपको 1905 में कौन? लॉर्ड कर्जन रहते हैं, और हार्डिंग आपको क्या रहते हैं? आपको 1910 ईस्वी में कह सकते हैं कि वायसराय बनते हैं ना। जब वायसराय 10 में बनते हैं, और इसके समय में क्या होता है? दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है? तो 12 दिसंबर 1911। और जब 12 दिसंबर 1911 को होता है, तो यहाँ पर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि दिल्ली के जो एक तरह से महारानी सब हैं वो आते हैं। आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? राजा और महारानी आपको देखने को मिल रहे हैं आपको दिल्ली दरबार में। और जब दिल्ली दरबार में आते हैं तो यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द कर दिया जाता है। हम शॉर्ट में बात करते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है, तो यहाँ पर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। तो आपको बिहार का पार्ट पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है? जिसमें बंगाल विभाजन की घोषणा को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दी जाती है। और भारत की राजधानी जो पहले एक तरह से 1900 कह सकते हैं 11 से पहले यदि आपको देखने को मिलता है, तो कहाँ देखने को मिलता है? आपको कलकत्ता। यहाँ पर क्या कर दिया? परिवर्तन। तो भारत की राजधानी जो है एक तरह से सीधी सी बात है कलकत्ता से कहाँ? दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। और इसी में एक घोषणा होती है, आपको यहाँ पर जो 1911 दिल्ली दरबार है, इसी में एक और घोषणा की जाती है। क्या घोषणा की जाती है? बिहार को जो है अब बंगाल से क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बिहार से जो है अब सॉरी यहाँ पर जो आपको दिखाने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है? बंगाल से। बंगाल से क्या किया जाएगा? बंगाल से आपको बिहार को अलग किया जाएगा। एक तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। जब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि बंगाल से अलग किया जाएगा, तो बंगाल में मिला कब था? ये भी तो प्रश्न बन सकता है कि बंगाल में मिला कब था। तो बंगाल में मिला कब था ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? जल्दी से देख लेते हैं। मान चलिए नोट में आपको लिखे हैं कि बंगाल में ये मिला कब था। तो सीधी सी बात है, आपको 1757 में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपको प्लासी के मैदान में, किसको? प्लासी के मैदान में देखने को मिलता है। बंगाल के जो नवाब रहते हैं सिराजुद्दौला, उसको क्या कर दिया जाता है? पराजित कर दिया जाता है। कब? तो 1757। थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं, क्या है जिसमें कि आपको समझने में क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बिहार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री का पार्ट पढ़ना ही पड़ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1757 में क्या होता है? प्लासी में, आपको प्लासी के मैदान में क्या होता है? लड़ाई होता है ना? किसके किसके बीच में? एक तरह से सीधी से हम यहाँ पर बात करते हैं अंग्रेजों और किसके बीच में? एक तरह से नवाब जो रहते हैं, कौन नवाब रहते हैं? सिराजुद्दौला रहते हैं। और सिराजुद्दौला को क्या किया जाता है? पराजित का सामना करना पड़ता है ना। यहाँ पर जो है सिराजुद्दौला क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, ठीक है? कहानी क्या है? बंगाल यहाँ प्लासी का वो बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है? सीधी सी बात करेंगे यहाँ पर कि सिराजुद्दौला यहाँ पर क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और बंगाल पर किसका अधिकार होते हुए दिखाई पड़ रहा है आपको? यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है अंग्रेजों का अधिकार देते दिखाई पड़ रहा है। और 1764 ईस्वी में एक और युद्ध की बात कर लेते हैं कि 1764 ईस्वी में बक्सर की जीत हो जाती है ना। बक्सर में मान के चलिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उसमें आपको देखने को मिलता है कौन? अंग्रेज यहाँ पर जीतते हुए दिखाई पड़ता है, ठीक है? और जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, और उसमें जब अंग्रेज जीतता है, तो 1765 ईस्वी में आपको इलाहाबाद की संधि होती है शाह आलम द्वितीय के साथ। कह सकते हैं कि शाह आलम द्वितीय के साथ, जो मुगल बादशाह हुआ करता था, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ क्या होता है? यहाँ पर आपको इलाहाबाद की संधि होती है। और यहीं पर देखिए अंग्रेजों को जो है अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसकी दीवानी प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि यहीं पर जो है कह सकते हैं कि 1765 ईस्वी में बिहार को जो है किसमें आपको इंक्लूड करते हुए दिखाई पड़ रहा है? तो बिहार को जो है इंक्लूड करते हुए दिखाई पड़ रहा है किसमें? आपको बंगाल में देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की जो संधि हो रही है, इसी में आपको देखने को मिल रहा है कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, जिसके पास यह क्षेत्र कह सकते हैं कि बंगाल प्रांत में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। तो सीधी सी बात है, ये समझ चुके होंगे कि बंगाल में बिहार कब सम्मिलित होता है। तो बिहार कब सम्मिलित होता है? तो ये सम्मिलित होता है आपको 1765 ईस्वी में। और अलग कब किया जा रहा है? तो अलग आपको जब 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में क्या किया जा रहा है? शामिल किया जा रहा है। तो अलग कब किया जा रहा है? अलग किया जा रहा है 1911 ईस्वी में। उम्मीद है कि आप इस तरह से प्रश्न को समझ गए होंगे, है ना? किसी भी जगह इस तरह से आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। इस तरह से आप यदि जोड़ के बात करते हैं तो जोड़ के आपको किसी तरह से नहीं पढ़ाया गया होगा कि सभी जगह पढ़ाया जाता है कि अलग कब होता है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता है आखिर मिलाया कब गया, है ना? ये भी तो प्रश्न बन सकता है कि आखिर मिलाया कब गया है। तो आप समझ देखिए, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में ये नहीं पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री में सभी को पढ़ाते हैं ये, लेकिन आपको ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ के जब पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, हाँ ये बात जो है बिल्कुल सही है, ठीक है? चले आगे हम लोग। चलिए, ज्यादा कहानी हो चुका है हिस्ट्री का, तो अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, अब बिहार पर आते हैं ना। तो हो जाता है मान चलिए कि अब क्या हो जाता है? अब देखिए 1912 ईस्वी में आपको बता दिए, मान चलिए 1911 ईस्वी में जो 12 दिसंबर 1900 आपको 11 ईस्वी को घोषणा कर दी जाती है। क्या घोषणा के साथ ही बिहार अलग हो गया? ये तो घोषणा होती है।
अब देखने को मिलता है आपको 22 मार्च 1912 को, क्या अब दिसंबर का महीना था 1911, और उसके बाद हम आ जाता है, क्या आ जाता है 1900, आपको सीधी सी बात है कि 12 जाता है, तो 22 मार्च कब 1912 को आपको दिखाई पड़ता है कि गठन की अधिसूचना जारी किया जाता है। क्या किया जाता है आपको 22 मार्च 1912 को गठन की अधिसूचना जारी किया जाता है कि बिहार को हम जो कर रहे हैं उड़ीसा सहित क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं, उड़ीसा सहित, ठीक है, उड़ीसा का मैप और बिहार का मैप और झारखंड भी कह सकते हैं, बिहार झारखंड उस वक्त एक ही हुआ करता था, तो बिहार झारखंड उड़ीसा, ठीक है, इसको कब एक तरह से सूचना जारी की जाती है, अधिसूचना उसको बोलते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि लिखित सूचना है ना, वो घोषणा होती है। 1911 में क्या है, घोषणा है। तो 22 मार्च आपको 1912 को क्या हो जाती है, गठन की अधिसूचना जारी की जाती है कि बिहार को हम क्या कर रहे हैं, उड़ीसा सहित क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। और इसी वजह से है ना, बिहार दिवस हम लोग कितने तारीख को मनाते हैं, तो बिहार दिवस जो है हम लोग मनाते हैं कितने तारीख को, आपको 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मार्च को। आप लोग देखेंगे कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ जो है 22 मार्च से क्या हो जाता है, एक तरह से सीधी सी बात है कि 22 मार्च 1912 को कह सकते हैं कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, बिहार का एक तरह से कह सकते हैं कि गठन होते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चलिए 22 मार्च को तो हो गया, क्या 22 मार्च से ही बिहार एक तरह से काम करना शुरू कर देगा, तो काम करने में तो कुछ समय लगेगा ना, ऐसा नहीं कि मान चलिए एक ही दिन में काम करना स्टार्ट कर देगा, तो एक कुछ समय लेता है। और कितना दिन का समय रहता है आपको, बहुत जल्द आपको 22 मार्च है और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है अप्रैल, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1912 को विधिवत रूप से यह स्थापित होता है। विधिवत रूप से यदि पूछे कि बिहार स्थापित कब होता है, तो विधिवत रूप से स्थापित होता है कब होता है, 1912 में। कब, 1 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, आपको बिहार दिवस मनाते हैं, तो ये अधिसूचना होती है। 22 मार्च को क्या है, अधिसूचना जारी कर जाती है। गठन भी मान चलिए कि आपको लिखा हुआ रहेगा 22 मार्च को क्या गठन, है ना, सीधी सी बात है। लेकिन नया प्रांत यदि बात करें कि नया प्रांत जो बन गया, जिसमें कि बिहार अपना काम खुद स्टार्ट कर दिया है, जिस दिन से कह सकते हैं कि स्टार्ट क्या है, बिहार अपना सिग्नेचर एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें कि बिहार उड़ीसा सब सहित है। 1912 में देखते हैं क्या है, बिहार झारखंड उड़ीसा सब सहित है। तो नया प्रांत जो है 1 अप्रैल 1912 को विधिवत रूप से स्थापित हो जाता है। चलिए आगे, यहाँ पर क्या है, बिहार झारखंड उड़ीसा सब सहित है ना। आगे देख लेते हैं। बहुत जल्द होता क्या है, 1936 की कहानी आती है। कब आती है, 1936 को। तो बिहार से जो है ओडिशा को भी क्या करा जाता है, 1 अप्रैल 1936 को अलग कर दिया जाता है। कब, तो बिहार से आप देखिए, बिहार सबको अलग कर रहे हैं। पहले बंगाल, ये हम लोग जो है बंगाल से अलग होकर बिहार बने, और उसके बाद बिहार से अलग अलग होगा। कौन कौन होगा, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बिहार से ओडिशा कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल डेट फिक्स है, 1 अप्रैल। और उसके बाद कब, 1936 को अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ओडिशा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो ओडिशा आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर ही समाप्त कर देंगे हम लोग, है ना। इसके आगे अब हम लोग चलते हैं। तो अभी क्या है, बिहार झारखंड एक साथ है। तो बिहार झारखंड से अब झारखंड कब अलग होता है, तो झारखंड कब अलग होता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है आपको बिहार वाले परीक्षा में। झारखंड का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को जो है क्या कर दिया जाता है, बिहार से अलग कर दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 15 नवंबर डेट के साथ याद रखेंगे कि झारखंड का गठन कब होता है, तो 15 नवंबर 2000 को होता है, ठीक है। इसके आगे फिर मान चलिए कि हम झारखंड पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके आगे का झारखंड का कहानी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ये रखते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, बिहार कवर करते चले गए, है ना, कि जो बिहार से प्रश्न पूछने की संभावना है। हम लोग ये मैप देख लेते हैं। ये मैप जो आपको दिखाई पड़ रहा है, एक तो भारत का मैप दिखाई पड़ रहा है, और भारत के मैप में जो अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, कि अब जो बिहार देखने को मिल रहा है, केवल अब बिहार की बात कर रहे हैं ना, सभी अलग हो चुका है, मान चलिए कि सबको अलग कर दिए हैं। अब केवल ये जो आपको मैप दिखाई पड़ रहा है, ये जो मैप देखने को मिल रहा है, ये क्या है, केवल केवल अभी जो कह सकते हैं जो वर्तमान में बिहार की स्थिति है यही है, ठीक है। ये क्या है, वर्तमान की स्थिति का ये बिहार है, ठीक है। और इसकी यदि बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो बिहार में जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको देखने को मिल रहा है, कितना किलोमीटर देखने को मिल रहा है, 345 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, आपको उत्तर से दक्षिण की यदि लंबाई की बात करते हैं तो कितना किलोमीटर देखने को मिल रहा है, 345 किलोमीटर देखने को मिल रहा है। यदि पूर्व से पश्चिम की बात करें, तो पूर्व से पश्चिम की यदि बात करते हैं तो कितना देखने को मिल रहा है, पूर्व से पश्चिम की यदि बात करते हैं, पूर्व से डायरेक्ट पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं, तो जहां तक आ रहा है, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, आपको पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात करें तो आपको 345, यदि पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो 483। यदि बिहार अक्षांशीय अवस्थिति देखते हैं, बिहार का अक्षांशीय अवस्थिति कहां पर है, ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट आपको 10 सेकंड से देखने को मिल रहा है। उसके बाद कहां तक, 27 डिग्री आपको 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश में देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहां से कहां के बीच में देखने को मिल रहा है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, सीधी सी बात है, नीचे से आ जाते हैं तो 24 डिग्री, ये जो आपको देखने को मिल रहा है 24 डिग्री के आसपास आइए, और
देखिए इतना मिनट याद करने का जरूरत नहीं है, है ना, ये आपको याद रहेगा भी नहीं इतना याद करने का। आप 24-27 याद रखिए, 24-27 याद रखिए। और उत्तरी अक्षांश है, तो अक्षांश क्या है, मान के चलिए कि ये जो आपको लाइन दिखाई पड़ता है ये क्या है, आपको अक्षांश देखने को मिल रहा है, ठीक है। यदि अक्षांश की बात करते थे हम लोग को मान लेते हैं यहाँ सीधी सी बात है, आपको 24 डिग्री से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाएगा, ये 27 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। तो सीधे यहाँ पर आपको 24 डिग्री 27 डिग्री ये याद डिग्री में याद रखिएगा, मिनट छोड़ दीजिए, 20 मिनट आपको 10 सेकंड बचे आप याद रखने का है, तो आपको मान चलिए कि यहाँ से आप याद कर सकते हैं। यदि अक्षांशीय विस्तार की यदि बात करते हैं तो आपको 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके आपको कहां तक देखने को मिल रहा है, आपको 88 डिग्री 17 मिनट 40 आपको सेकंड देखने को मिल रहा है। तो आपको सीधी सी बात है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलता है। और ये आपको कहां से देखने को मिल रहा है, ये अभी आप मान के चलिए फुल पॉइंट में याद रखिएगा, आपको कितना से 83 डिग्री से लेके आपको 88 डिग्री तक, है ना, ये जो आपको देखने को मिल रहा है कहां तक, 88 डिग्री तक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आप याद इसी तरह से करिएगा, 24 27 83 88, है ना, इसी के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपको बिहार देखने को मिलता है। ये आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार हो गया। चलिए, ये जो मैप आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, बिहार का कह सकते हैं कि पूरी तरह से अभी जो वर्तमान में बिहार है हम लोगों का, यही मैप है बिहार का। और बिहार में मान के चलिए कि वर्तमान में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। हम आपको जल्दी से मैप पर दिखा देते हैं कि सबसे पहले कि कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ से सटा हुआ है ना। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मान के चलिए किस किस से एक तरह से सीमा साझा करता है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे साझा करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग देखते हैं तो नेपाल से सीमा साझा करता है। और किस किस राज्यों से कौन कौन सा जिला भी टच होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक बार बिहार को हम लोग देख लेते हैं, मैप पर देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको लिख के भी मान के चलिए कि आपको बता देंगे कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ से टच होता है, किस किस, मान के चलिए उत्तर प्रदेश से कौन जिला, उसके बाद देख लेते हैं झारखंड से कौन, उसके बाद वेस्ट बंगाल से कौन, और नेपाल से कौन कौन। यही प्रश्न पूछा जाता है, बार बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो हम लोग जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन सा जिला नेपाल से एक तरफ से देखते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है प्रश्न पूछा ही जाता है ना। चलिए देख लेते हैं, आप लोगों को जो है अंत में जो है प्रश्न भी कवर करवा देंगे। आज तो प्रश्न नहीं करवाएंगे, जब मान के चलिए कि पूरी तरह से टॉपिक हो जाएगा तो आपको बिहार संदर्भित यहाँ से जो प्रश्न सामान्य जानकारी से जो भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा गया है वो सभी प्रश्न आपको करवा देंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग किससे देख रहे हैं, नेपाल से। हम लोग क्या है एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर बिहार साझा करता है, तो कौन कौन सा जिला साझा करता है देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो नाम हम लोग आते हैं एक तरफ से देखते हैं कौन कौन सा, यहाँ ट्रिक से नहीं चलेंगे, डायरेक्ट हम लोग मैप से चलेंगे, ध्यान रखिएगा, हम लोग ट्रिक पर नहीं चलेंगे, डायरेक्ट मैप से चलेंगे। तो मैप से यदि आप याद रखिएगा तो आपको लंबे दिनों तक याद रहेगा। सबसे पहला जो जिला आपको टच होगा वेस्ट बंगाल, सॉरी वेस्ट चंपारण, क्या है वेस्ट चंपारण। और उसके बाद कौन सा, ईस्ट चंपारण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या पश्चिमी चंपारण, और उसके बाद क्या बोलते हैं पूर्वी चंपारण बोलते हैं। इसका यदि मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय अभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन आपको जो प्रसिद्ध नाम है बता देते हैं। एक तो मान के चलिए कि वेस्ट चंपारण में आप लोग किस नाम से जानते हैं इसको, बेतिया के नाम से। और ईस्ट चंपारण को जो आप लोग नाम जानते हैं किस नाम से जानते हैं, आपको मोतिहारी के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग जिला की बात करते हैं, तो जिला ध्यान रखिएगा, जिला वो सब क्या है मुख्यालय है, ठीक है। अभी जिसका नाम लिए थे वो मुख्यालय है। कौन कौन सा जिला है, वेस्ट चंपारण है, उसके बाद ईस्ट चंपारण है, जो कि मान के चलिए कि नेपाल से सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई पड़ती है कौन सा जिला, तो सीतामढ़ी, जो कि आपको नेपाल से टच होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को कौन सा, सीतामढ़ी से आगे चलेंगे तो हम लोग को कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, तो मधुबनी मिलेगी। उसके बाद आगे चलेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है, तो आपको सुपौल मिलने वाला है। सुपौल से आगे चलिएगा कौन सा, अररिया। अररिया के आगे चलिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा जिला देखने को मिलेगा, सबसे पूर्व की ओर देखने को मिलेगा आपको किशनगंज देखने को मिलेगा। और यहाँ तक ही हम लोग रुकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को दिखाई पड़ा कौन कौन सा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये किससे सीमा साझा कर रही है, ये नेपाल से सीमा साझा कर रही है ना। चलिए सही समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं, फिर से उत्तर प्रदेश से देखते हैं। उत्तर प्रदेश देखिए, अब जो आपको वेस्ट चंपारण दिखाई पड़ रहा है ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, एक तो नेपाल से भी सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ रहा है, और उसके बाद ये जो आपको कलर दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से देखिए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच होता है, तो उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा नाम आएगा, सबसे पहला जो नाम आएगा फिर से आएगा कौन, वेस्ट चंपारण है। उसके बाद दूसरा जो नाम आएगा कौन सा, गोपालगंज का आएगा। तीसरा जो नाम आपको देखने को मिल रहा है कौन सा, आपको सिवान। सिवान से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, सारण मिलेगा। सारण से आगे चलेंगे हम लोगों को कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, भोजपुर मिलेगा। भोजपुर से आगे चलेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बक्सर। बक्सर से आगे चलेंगे तो कैमूर। और थोड़ा सा टच करेगा हम लोगों को यहाँ पर नीचे में रोहतास भी टच करेगा, ध्यान रखिएगा रोहतास भी टच होता है किससे, उत्तर प्रदेश से टच होता है। तो यहाँ पर जो आपको सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ेगी रोहतास भी देखती है, और नीचे में रोहतास भी टच होगा आपको, कैमूर, उसके बाद बक्सर, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद सारण, उसके बाद सिवान,
यहाँ पर गोपालगंज, उसके बाद आपको वेस्ट चंपारण। यदि आप लोग सारण यदि बात करते हैं मुख्यालय, यहाँ पर देखिए सबसे मुख्यालय से नाम जाना जाता है छपरा के नाम से, आप लोग नाम सुनते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? छपरा। तो बहुत व्यक्ति छपरा ही जिला बोल देता है, तो छपरा जिला नहीं है, जिला कौन सा है? सारण डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मुख्यालय उसका कहाँ पर है? तो वो छपरा है, ठीक है। यदि भोजपुर की बात करते हैं तो भोजपुर का यदि मुख्यालय की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है क्या? आरा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आरा को ही डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो नाम जाना जाता है आपको भोजपुर के नाम से। जिला कौन सा है? भोजपुर है। बक्सर, तो बक्सर का मुख्यालय है कैमूर, और कैमूर को जो है, कैमूर का भी मुख्यालय क्या है? ये जो कैमूर का मुख्यालय आपको देखने को मिलता है भभुआ के नाम से, ठीक है। तो कैमूर का भी मुख्यालय मान के चलिए आपको याद रखना है। चलिए रोहतास तो याद रखिएगा, ठीक है। और रोहतास को भी याद रखिएगा, इसका भी मुख्यालय अलग है। रोहतास का मुख्यालय क्या है? तो रोहतास का जो मुख्यालय आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? सासाराम। ये जो प्रसिद्ध है किस नाम से? सासाराम के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, ये सब डिस्ट्रिक्ट का नाम है और मुख्यालय मान के चलिए कि आपको एक छोटे से क्षेत्र होता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे, देख लेते हैं कि हम लोगों को झारखंड से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच होता है, ठीक है। नीचे में क्या है हम लोगों का? दक्षिण में क्या देखने को मिलता है? बिहार के दक्षिण में देखने को मिलता है झारखंड, जो कि अलग हुई है बिहार से ही। तो हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड को से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट एक तरह से टच हो रहा है, ठीक है। चले नीचे, तो चलिए नीचे चलते हैं, साउथ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे नीचे में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले यहाँ पर टच होते हुए है? आपको रोहतास, ठीक है। सबसे पहले जो आपको झारखंड से दिखाई पड़ रही है रोहतास दिखाई पड़ रही है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को झारखंड से टच होगा? तो औरंगाबाद, ठीक है। उसके आगे हम लोग चलेंगे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट झारखंड से? आपको गया, गया से आगे चलेंगे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा? नवादा, नवादा से आगे चलेंगे तो कौन सा? जमुई मिलेगा, जमुई से आगे चलेंगे तो आपको कौन सा दिखाई पड़ेगा? बांका दिखाई पड़ेगा। कौन सा? बांका। बांका से आगे आपको दिखाई पड़ेगा भागलपुर भी दिखाई पड़ेगा। उसके बाद कटिहार भी आपको जो है किससे टच होते हुए दिखाई पड़ते हैं? ये जो आपको सीमा दिखाई पड़ रही है ये कटिहार का सीमा है, और कटिहार भी आपको झारखंड से सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ रही है। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट? एक बार फिर से हम लोग पूर्व की तरफ से चल रहे थे, पूर्व की तरफ से आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? कटिहार, कटिहार के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद आपको बांका, बांका के आगे चलेंगे तो हम लोग जमुई, जमुई के आगे चलेंगे तो नवादा, नवादा के आगे चलेंगे तो कौन सा? गया, गया के आगे चलेंगे तो कौन सा? आपको औरंगाबाद, औरंगाबाद के आगे चलेंगे तो हम लोगों को दिखाई पड़ेगा रोहतास। यहीं पर आके रुकेंगे, कहां से? झारखंड में, ठीक है। चलते हम लोग, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पूर्व की तरफ, देख लेते हैं पूर्व की तरफ जो है हम लोगों को कौन सा राज्य देखने को मिलेगा? तो राज्य देखने को मिलेगा हम लोगों को कौन सा? तो आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, है ना। और पश्चिम बंगाल में हम लोग देख लेते हैं तो कौन कौन सा जिला? तो ये प्रमुख आपको 3 जिला है पश्चिम बंगाल से आपको जो देखने को मिलता है। कौन कौन सा जिला देखने को मिलता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा? किशनगंज देखते हैं। कौन सा जिला देखने को मिलता है? किशनगंज। किशनगंज से हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे आएंगे तो हम लोग को कौन सा यहाँ पर जिला देखने को मिलेगा? आपको पूर्णिया देखने को मिलेगा। पूर्णिया से आगे चलेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कटिहार देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर 3 ही जिला ऐसा है जो कि एक तरह से आपको वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करते हुए, कौन कौन सा? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, किससे? तो आपको किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, जिससे कि आपको एक तरह से वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करती है। तो एक तरह से आप जो है यहाँ पर सीमा साझा किस किस से कौन कौन सा जिला करती है आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। आपको लिख के भी समझा दिए हैं, एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे कि लिख के मान चलिए कौन कौन सा जिला है। यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको लिखा हुआ है ना। वो मैप पर था, यहाँ पर क्या है, आपको जिस तरह से पढ़ना सुविधा आपको लगे उस तरह से आप पढ़ सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार से आप पढ़ सकते हैं। नेपाल की सीमा से जो लगे हुए जिले हैं कौन कौन सा जिला है, आइए जल्दी से एक बार इस पे भी देख लेते हैं। तो आपको बता चुके हैं मैप पर, यहाँ पर देख लेते हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कौन कौन सा? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यूपी की बात करते हैं कि यूपी की सीमा से जो लगे हुए जिले हैं कौन कौन से जिले हैं? आपको पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है ना, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है। झारखंड की सीमा से देख लेते हैं तो झारखंड की सीमा से रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। यदि पश्चिम बंगाल की यदि बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा जिला टच होता है? तो आपको कौन कौन सा जिला? आपको किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है। मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे उत्तरी, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे मान के चलिए पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है ना। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे यदि पूछे कि सबसे उत्तरी जिला बिहार का, यदि सबसे उत्तरी जिला मैप पर भी हम बता देंगे, पहले आप यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे उत्तरी जिला की यदि बात करते हैं तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा जिला है? आपको पश्चिम चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। सबसे यदि बात करें कि सबसे जब उत्तरी का है सबसे नीचे आते हैं दक्षिणी जिला, दक्षिणी जिला में कौन सा है? गया जिला है। यदि बात करते हैं कि सबसे आपको पश्चिमी जिला, तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर है, जिसको कि भभुआ के नाम से हम लोग, इसका मुख्यालय भभुआ है। यदि बात करते हैं कि सबसे पूर्वी जिला की, यदि बात करते हैं कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज है, ठीक है। एक बार हम लोग मैप पर देख लेते हैं कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं क्या सही बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं मैप पर, है ना।
तो यहाँ पर आपको बात की कि क्या बात की कि सबसे हम लोग देखते हैं कि एक तरह से सबसे नॉर्थ की ओर सबसे उत्तर की ओर कौन सा जिला है, तो सबसे उत्तर देखिए यहाँ पर मैप आसानी से आप अपने से देख सकते हैं कि सबसे नॉर्थ में आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे नॉर्थ में आपको जो देखने को मिल रहा है कौन सा, आपको वेस्ट चंपारण देखने को मिल रहा है ना, बस आपको पश्चिमी चंपारण देखने को मिल रहा है। यदि दक्षिण की बात करते हैं तो सबसे जो दक्षिण में आपको देखने को मिलता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, आपको गया देखने को मिलता है ना। यहाँ पे बोर्ड पर भी आपको देखिएगा तो आप जो मैप आपको मिलेगा उसमें भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, मेंशन किया हुआ मिलेगा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट आपको डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको लिखा हुआ है साउदर्न मोस्ट आपको डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, कौन सा, आपको गया लिखा हुआ है। यदि बात करते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो आपको किशनगंज है। कौन सा ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट मान के चलिए सबसे जो पूर्वी जिला की यदि बात करते हैं सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, आपको किशनगंज है। किशनगंज से पूर्व आपको कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, तो सबसे पूर्व की जिला की बात करते हैं तो आपको किशनगंज है। यदि सबसे पश्चिम जिला देखने को मिलता है तो सबसे पश्चिम जो आपको देखने को मिलता है क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, वेस्टर्न मोस्ट आपको डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, जो कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। तो बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं। चले आगे। चलिए यहां से ये तो आप लोग कर चुके हैं ना, ये आपको बता चुके हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग का एक दो पॉइंट और छूटा है तो उसको भी देख लेते हैं। तो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, यदि बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ऐसा पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कि सबसे बड़ा मान चलिए कवर करने वाला कौन सा जिला है, तो सबसे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपको दिखाई पड़ता है कौन सा, पश्चिमी चंपारण ही देखने को मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला की यदि बात करते हैं तो शिवहर देखने को मिलता है ना। कौन सा जिला, शिवहर देखने को मिलता है। हम मैप पर आपको दिखाते हैं कि कहां पर मैप पर है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान, तो बिहार का स्थान जो वर्तमान में है कहां पर है, 12वां है ना। ध्यान रखिएगा जो वर्तमान में स्थान है कहां पर है, ये 12वां स्थान है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, आपको मैप पर देखते हैं। आइए एक बार फिर से मैप पर जो आपको क्या बताया कि मान चलिए कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको जो सबसे बड़ा जिला देखने को मिल रहा है कौन सा देखने को मिल रहा है, आपको पश्चिमी चंपारण नहीं देखने को मिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, इससे बड़ा आपको कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा जो देखने को मिल रहा है कौन सा देखने को मिल रहा है, आपको पश्चिमी चंपारण नहीं देख, क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण, ठीक है। सबसे छोटा की डिस्ट्रिक्ट की बात आप बोले, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, यदि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करते हैं तो कौन सा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, शिवहर है। कौन सा है, शिवहर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ध्यान देखिए एक छोटा सा सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच में है ना, सीतामढ़ी और पूर्वी, ये जो सीतामढ़ी है और उसके बाद पूर्वी चंपारण के बीच में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, एकदम छोटा सा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है ना। और छोटा सा जो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है इसको क्या बोलता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ये शिवहर के नाम से जाना जाता है। और यही बिहार का सबसे छोटू डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपको क्षेत्रफल की बात करना है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो क्षेत्रफल आपको वेस्ट चंपारण, समझ रहे हैं बात को। चलिए यहां तक हो चुका है और ये लाइन आपको बता चुके हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का मान चलिए स्थान कहां पर है, तो बिहार का स्थान क्या है, 12वां स्थान है। अच्छे से याद रखिएगा 12वां स्थान है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग और देख लेते हैं। बिहार में देख लेते हैं कि एक तरह से परमंडल, ये क्या कहते हैं, परमंडल कह सकते हैं या कमिश्नरी कह सकते हैं, दोनों किसी कुछ भी कह सकते हैं। जो परमंडल है बिहार में कितने परमंडलों की संख्या है, कितने परमंडलों की संख्या है वर्तमान में, तो बिहार में जो परमंडलों की संख्या आपको देखने को मिलता है 9 परमंडल देखने को मिलता है। कितने परमंडल, 9 परमंडल देखने को मिलता है। कौन कौन सा, तो ये पटना देखने को मिलता है, तिरहुत देखने को मिलता है, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। आप इसी पर किसी न किसी एक परमंडल में आपका घर होगा, ठीक है। जिस भी परमंडल में हो, 9 परमंडल है तो आप 9 परमंडल में देख लीजिए कि आपका घर किस परमंडल में आता है। तो पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, उसके बाद पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। और डिस्ट्रिक्ट की संख्या आपको याद ही कि डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना है, आपको सीधी सी बात है कि 38 डिस्ट्रिक्ट है ना। कितने डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। यदि जल्दी से बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पटना नाम है तो पटना में मान चलिए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। जैसे एक तो पटना आएगा ही है ना, पटना सबसे पहले नाम है तो पटना तो आएगा ही। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा आएगा। उसके बाद आप लोग नालंदा का नाम सुनेंगे तो नालंदा आएगा। उसके बाद कौन सा, भोजपुर आएगा जिसको कि आरा बोलते हैं। उसके बाद बक्सर आएगा, उसके बाद कैमूर आएगा, रोहतास आएगा। जल्दी से एक बार बात फिर से करते हैं, रोहतास, कैमूर है ना, उसके बाद बक्सर, भोजपुर, पटना, उसके बाद कौन सा आपको नालंदा, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, 6 डिस्ट्रिक्ट जो कि आपको देखने को मिल रहा है पटना में देखने को मिल रहा है। पटना से आगे हम लोग चलते हैं तो किस में चलते हैं, तिरहुत में चलते हैं। किस में चलते हैं, तिरहुत में चलते हैं। तिरहुत में हम लोग तो देख लेते हैं कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है वेस्ट चंपारण, उसके बाद ईस्ट चंपारण देखने को मिल रहा है, शिवहर अभी जस्ट बात की शिवहर, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद वैशाली है ना। ये जो नाम है आपको देखने को याद रखना है, कौन कौन सा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली।
ये जो आपको देखने को मिल रहा है किसमें, तिरहुत में देखने को मिल रहा है। यदि बात करते हैं कि सारण के अंतर्गत कौन कौन सा है, तो सारण के अंतर्गत यदि बात करते हैं, सारण के अंतर्गत आपको 3 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है, गोपालगंज देखने को मिल रहा है, सिवान और सारण देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं हम लोगों को आगे जो दिखाई पड़ता है दरभंगा देखने को मिलता है ना। तो दरभंगा में जो देखने को मिलता है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, मान चलिए दरभंगा क्या है, एक तरह से परमंडल देखने को मिल रहा है। परमंडल में कौन कौन सा है, मधुबनी है, बगल में दरभंगा है और उसके बाद समस्तीपुर है। तो आपको देखने को मिल रहा है दरभंगा में कौन कौन सा, मान चलिए परमंडल में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट, आपको मधुबनी, दरभंगा और आपको कौन सा, समस्तीपुर। यदि बात करते हैं हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कौन, कोसी देखने को मिल रहा है। सभी को अलग अलग कलर से डिनोट किया गया, ध्यान रखिएगा। कोसी में जो देखने को मिलता है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, है ना। 3 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, कौन कौन सा, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा जो कि आपको कोसी प्रमंडल में देखने को मिलता है। यदि बात करते हैं पूर्णिया प्रमंडल की, तो पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन सा देखने को मिलता है, तो पूर्णिया प्रमंडल में आपको पूर्णिया से ही आते हैं, पूर्णिया, उसके बाद अररिया, किशनगंज और उसके बाद कटिहार। पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया से चलते हैं, पूर्णिया, अररिया, बगल में अररिया देखने को मिलता है, बगल में किशनगंज, बगल में आपको कटिहार देखने को मिलता है। उसके आगे चलता है तो हम लोग को देखने को मिलेगा कौन सा प्रमंडल, आपको भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर में प्रमंडल में मात्र आपको 2 डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर और कौन सा, बांका। भागलपुर प्रमंडल में आपको मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। कौन कौन सा देखने को मिलता है, आपको भागलपुर देखने को मिलता है और एक देखने को मिलता है आपको बांका देखने को मिलता है। आगे चलते हम लोगों को देखने को मिलेगा कौन सा, मुंगेर देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा प्रमंडल देखने को मिलेगा, मुंगेर देखने को मिलेगा। मुंगेर में यदि बात करते हैं तो मुंगेर है ही, मुंगेर के बगल में आपको देखने को मिलेगा खगड़िया देखने को मिलेगा, खगड़िया के बगल में आपको बेगूसराय देखने को मिलेगा और आपको मुंगेर के बगल में लखीसराय देखने को मिलेगा, लखीसराय और आगे आप आइएगा लखीसराय से आगे तो आपको शेखपुर आएगा और सबसे नीचे में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, जमुई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई जो कि देखने को मिलता है किस प्रमंडल में देखने को मिल रहा है, मुंगेर प्रमंडल में देखने को मिल रहा है। हम लोगों को एक प्रमंडल बच गया, कौन सा प्रमंडल बच गया है, मगध प्रमंडल। तो मगध में भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि मगध के अंतर्गत कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आने वाला है। तो मगध के अंतर्गत सबसे पहले जो हम लोग नाम याद रखेंगे, सबसे पहले गया को ही रखेंगे। ठीक है, गया के बगल एक तरफ देखते हैं तो एक तरफ आपको नवादा देखने को मिलता है, दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ आपको औरंगाबाद देखने को मिलता है। ठीक है, और गया के ऊपर में आपको 2 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, जहानाबाद और कौन सा, अरवल देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, गया से आपको मान चलिए कि कौन कौन सा, नवादा और उसके बाद औरंगाबाद और अरवल और जहानाबाद। तो इस तरह से जो है आपको पूरा का पूरा प्रमंडल 38 डिस्ट्रिक्ट का प्रमंडल हो चुका है ना। आइए जल्दी से हम लोग और कुछ प्रश्न को कवर कर लेते हैं। चलिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, चलिए देख लेते हैं, 5 मिनट में देखते हैं हम लोग, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अनुमंडलों की संख्या यदि बात करते हैं कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है, तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है, 101 अनुमंडल है। यदि आपको प्रखंडों की संख्या बात करते हैं कि बिहार में प्रखंडों की संख्या कितने हैं, तो आपको 534 आपको प्रखंड है ना। प्रखंडों की संख्या सीधी सी पूछेगा कि आपको 534। पंचायतों की यदि संख्या पूछे कितना है, 8406 पंचायत है। कितना है बिहार में, 8000 आपको 406 पंचायत। पुलिस स्टेशनों की थाना की बात करें कि थाना की संख्या बिहार में कितना है, तो आपको 853 थाना है। राजस्व ग्रामों की संख्या की यदि बात करते हैं तो आपको कितना है, आपको सीधी सी बात है 45,103 है। कितना है, 45,000 आपको दिखाई पड़ता है, कितना, तो 45,103 दिखाई पड़ता है। यदि लोकसभा सदस्यों की संख्या की यदि बात करते हैं तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है आपको बिहार में, 40 है, ये तो आपको याद ही है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की यदि बात करते हैं तो ये कितना है आपको, 16 राज्यसभा के सदस्य है। उसके बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की यदि बात करते हैं तो सीटों की संख्या कितना है, 6 सीट है। ध्यान रखिएगा, फिर से ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की यदि बात करते हैं कितने सीट है, आपको 6 सीट है। विधानमंडल द्विसदनीय है। बिहार में जो है विधानमंडल कितने सदन का देखने को मिलता है, आपको 2 सदन का देखने को मिलता है। एक उच्च सदन, और उच्च सदन को क्या बोलते हैं हम लोग, विधान परिषद बोलते हैं, और निम्न सदन को क्या बोलते हैं हम लोग, विधान सभा बोलते हैं। बिहार में आपको 2 सदन देखने को मिलता है, कौन कौन सा सदन, उच्च सदन को विधान परिषद, निम्न सदन को क्या, विधान सभा बोलते हैं। यदि विधानसभा के सदस्यों की संख्या की यदि बात करते हैं, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, तो 243 है। आने वाले दिनों में जो है वोट होने वाला है आपको बिहार में कितने के लिए, 243 के लिए। यदि विधान परिषद की बात करते हैं, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है, तो आपको 75 सदस्य है। विधान परिषद में कितने सदस्यों की संख्या दिखाई पड़ता है, आपको 75 देखने को मिलता है ना। तो इस तरह से जो है हम लोगों का आज का जो वीडियो है, हम लोग आज का वीडियो रखेंगे, यहीं तक रखेंगे, है ना। इससे आगे का जो वीडियो आपको सेगमेंट जो देखने को मिलता है दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। विशेष करके हम लोग बिहार के बारे में बात करेंगे, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। जो दूसरा पार्ट आपको आएगा उसमें विशेष करके और बातचीत करेंगे बिहार से प्रथम, जो बिहार का जो मान चलिए कि बिहार से प्रथम जितने भी प्रश्न बन सकते होंगे सभी पर बातचीत करेंगे। तो हम लोग जो है अगले वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बात करेंगे कि बिहार से जो मान चलिए कि जो भी आपको कह सकते हैं कि प्रथम में स्थान आता है वहां से भी प्रश्न देखने को मिलता है, वो भी वीडियो हम लोग अगले
सेगमेंट में देखेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, बिहार से संदर्भित ये प्रश्न कैसा लगता है? यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग जो है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग कमेंट करिएगा बिहार संदर्भित क्या प्रश्न और आपको वीडियो और आगे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जिस प्रकार से आपका मान चलिए कि व्यू आएगा, जिस प्रकार से आपका कमेंट आएगा, उसी प्रकार से आगे वीडियो बनाने की संभावना रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।